हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। आई होप आप सबको नॉन मेडिकल में बहुत मज़ा आ रहा है और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ भी आ रही हैं। तो चलिए हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं 11th-12th की सीबीएसई एंड जेई की। ठीक है, टाइम टेबल आपके पास है और आज है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, धीरे धीरे भैया ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे कराया जा रहा है क्योंकि पूरी 11th में पूरी 12th में इस चैप्टर का इस्तेमाल कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो मेक श्योर इस चैप्टर के कोई कॉन्सेप्ट्स आप ना छोड़ो। ठीक है, चलो लास्ट क्लास आप देख के आए होंगे, हमने रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, ये तीनों चीज़ें कवर कर ली थी, है ना। तो अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या होता है। देखो, रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या होता है भैया, आपने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था? रिलेटिव मास ऑफ वन एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास एक एटम का मास है। ठीक है, अगर इसको हम वैसे लिखें, एक एटम का मास। अब मोलिक्यूलर मास क्या होगा? एक मोलिक्यूल का मास। ठीक है, रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या होगा? रिलेटिव मास ऑफ वन मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल का मास, किसमें यूनिट क्या होती है? एएमयू लिखो या फिर यू लिखो। ठीक है, फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला लिख के आना है, रिलेटिव मोलिकुलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मोलिक्यूल। वहाँ पे मास ऑफ वन एटम आता था, यहाँ पे मास ऑफ वन मोलिक्यूल अपॉन मास ऑफ वन एएमयू। ठीक है, जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, N2, नाइट्रोजन का एक मोलिक्यूल क्या होता है? N2। अब आपको इसका एटॉमिक मास तो पता है, N714। अगर मैं इसके रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करूं तो 14 होगा। ठीक है ना, कितना होगा? 14 होगा। लेकिन एक मोलिक्यूल में भैया एक एटम का मास कितना है? देखो, एक एटम का मास है आपका 14। तो भैया एक मोलिक्यूल में कितने एटम हैं? यहाँ पे दो एटम है। तो एक मोलिक्यूल ऑफ N2, नाइट्रोजन के एक मोलिक्यूल का मास कितना होगा? 2 इंटू 14, दैट इज 28 AMU या 28 U, जैसा भी आप लिखना चाहो। ठीक है, अगर ऐसे ही हम ऑक्सीजन की बात करते, ऑक्सीजन का रिलेटिव मोलिकुलर मास बता दो, तो आपको ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास तो पता है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास पता है, तो एक मोलिक्यूल में कितने एटम है? दो एटम है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 16 करके 32 AMU। क्लियर है? तो ये होता है बेटा आपका रिलेटिव मोलिकुलर मास। बेसिकली एटॉमिक मास पता हो, जितने मोलिक्यूल में एटम है उनसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। उनसे क्या कर दो बेटा? मल्टीप्लाई कर दो। और ऐसे ही सिमिलरली एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास, वहाँ पे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता था? एब्सोल्यूट, देखो रिकैप कर लो, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होता था? रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1 AMU। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास क्या होगा? रिलेटिव मोलिकुलर मास इंटू 1 AMU। ठीक है, अभी जैसे आपने ऑक्सीजन का निकाला, अगर हम ऑक्सीजन का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास निकालें, एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास निकालें, तो क्या होगा? वो रिलेटिव मोलिकुलर मास इंटू 1 AMU। तो रिलेटिव मोलिकुलर मास क्या था? 32 इंटू 1 AMU की वैल्यू डाल दो। 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg, सॉरी ग्राम। ठीक है, एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास किस में निकलेगा? ये ग्राम्स में निकलेगा। क्लियर है? और सिमिलरली ग्राम मोलिकुलर मास, अब ये ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता था? एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास ऑफ एन एटम्स, एवोगैड्रो नंबर के बराबर, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज द एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास ऑफ एन एटम्स।
इन ग्राम। ठीक है, तो ग्राम मोलिकुलर मास किसके बराबर होगा? ग्राम मोलिकुलर मास किसके बराबर होगा? एब्सोल्यूट मोलिकुलर मास इंटू एन ए, इंटू एन ए। या फिर इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो? रिलेटिव मोलिकुलर मास किसमें? ग्राम्स में। जैसे ऑक्सीजन का अगर मैं रिलेटिव मोलिकुलर मास की बात, ग्राम मोलिकुलर मास की बात करूं तो वो कितना आएगा? 32 ग्राम। कितना आएगा? 32 ग्राम। अब यहाँ से ये कैसे पहुँचे, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा हुआ है जब हमने ग्राम एटॉमिक मास की बात की थी। तो अगर आपको वो तीनों पता है तो इन तीनों में तो कोई भी दिक्कत आएगी ही नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब देखो मोलिक्यूल का भी निकालना पड़ सकता है। अब मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, इसका ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा? इसका ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा? तो देखो CO2 में कार्बन के ऊपर कितना होता है? एक कार्बन एटम का 12 और ऑक्सीजन का 8 16, ऐसा ही होता है। तो एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं? एक ही कार्बन है। और एक कार्बन का मास कितना होता है? 12। तो कार्बन के कारण तो ये आ गया। प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16। हमारे पास कितने ऑक्सीजन हैं? दो। तो 2 इंटू 16 कितना आया बेटा? ये 12 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 44, विच इज इक्वल टू 44। क्लियर है? अब ऐसे ग्राम मोलिकुलर मास निकालना आएगा। इसी को हम ना मोलिकुलर मास, मोलर मास भी बोलते हैं। ठीक है, आगे फॉर्मूलों में आपको एक वर्ड सुनाई देगा, मोलर मास। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, स्टार मार्क करके। कहीं पे भी आपको मोलर मास निकालना है तो उसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा? ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले में हो। और एक वर्ड ये भी यूज होता है बेटा, मोलिकुलर मास। अगर हम मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा मतलब होता है रिलेटिव मोलिकुलर मास से। वहां पे किससे मतलब होता है? रिलेटिव मोलिकुलर मास से। तो इन दो बातों का ध्यान रखना। ठीक है, इन दो बातों का आप ध्यान रखो। चलो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मोलर मास निकालते हैं H2SO4 का। मोलर मास ऑफ H2SO4। अब मोलर मास का मतलब ग्राम मोलिकुलर मास। अब ग्राम मोलिकुलर मास के लिए हाइड्रोजन का देखो 1 1 होता है, सल्फर का कितना होता है? 1632, और ऑक्सीजन का 8 16, एक एटम की बात करें तो। अब यहाँ पे H2SO4 में हमारे पास दो तो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है ना? तो इनका ग्राम मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा? एक हाइड्रोजन का कितना होता है? एक, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? दो। तो 2 इंटू 1, प्लस एक सल्फर का कितना होता है? 32। हमारे पास कितने सल्फर है? एक। तो 1 इंटू 32, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 4। 4 इंटू 16, तो ये कितना आया? 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये कितना आ गया बेटा? 98। ठीक है, 98। अब ये ग्राम मोलिकुलर मास है, ग्राम मोलिकुलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। तो ये क्या आया? 98 ग्राम। ठीक है, ये क्या आया बेटा? 98 ग्राम। क्लियर है? चलो एक और निकाल लो, करोगे? एक बार इसको, चलो अब किसका निकालो? हाँ, मोलर मास
ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलर मास निकालो। अब ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। अब आपको ध्यान रहने चाहिए कि एक कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 612, एक कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 11 और ऑक्सीजन 816, है ना। तो हमारे पास एक कार्बन का कितना है? 12 है। तो हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं? हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? 6। तो एक का 12 है तो 6 का कितना होगा? 12 इंटू 6। वेरी गुड। प्लस एक हाइड्रोजन का 1 है, 12 हाइड्रोजन का कितना होगा? 12 इंटू 1। प्लस एक ऑक्सीजन का 16 है तो 6 ऑक्सीजन का कितना होगा? 6 इंटू 16। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इंटू 6 करोगे कितना आएगा? 72। प्लस 12 6 इंटू 16 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 96। इन सब का टोटल कितना आएगा? बोलो जल्दी से, क्या आंसर आया आपका? मैच करते हैं। वेरी गुड, जिसका 180 आया है, बहुत अच्छे। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? 180। अब ये मोलर मास है, मोलर मास का मतलब ग्राम मोलिकुलर मास, इसका मतलब हम ग्राम्स में निकाल रहे हैं। तो ये क्या आया? 180 ग्राम। क्या आया बेटा? 180 ग्राम। तो आई होप आपको मोलिकुलर मास या मोलर मास निकालना आ गया है। मोलर मास निकालना सीख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे। हर चैप्टर में, हर एक चीज़ में आपको निकालना ही पड़ेगा। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट है हमारा एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, क्लास 9th में और क्लास 10th में आपने, ठीक है, 20 तक के क्या किए होंगे? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद किए होंगे, है ना। वहाँ पे एक एटम आता था क्लोरीन, है ना, एक एटम आता था क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास हम क्या लेते थे? क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता था? 35.5। क्या होता था? 35.5। अब ये पॉइंट्स में कैसे आया है भाई? बड़ा अजीब लगता था ना सर, सबका तो होल नंबर में आ रहा है, सबका तो किस में आ रहा है? नेचुरल नंबर में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, ये पॉइंट्स में, डेसिमल में कैसे आ रहा है? तो बेटा, हर एक जो एटम होता है वो एक से ज़्यादा फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एटम्स के क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स, ये आपने पढ़ा है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेम एटम विद डिफरेंट, सॉरी ऐसे लिखते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये जो हम मास लिखते हैं ना, एटॉमिक मास, ये हमारा एवरेज ही होता है। क्या होता है? एवरेज होता है। जैसे अब ये 35.5 आया कैसे? अब क्लोरीन नेचर में दो तरीके से मिलता है, ठीक है। एक तो क्लोरीन मिलता है बेटा 1735 के फॉर्म में, और एक मिलता है 1737 की फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों क्या है? दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अब इनके कारण जो भी हम एटॉमिक मास लिखते हैं वो क्या होता है? एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचर में जिस जिस फॉर्म में मिल रहे हैं, सबके आइसोटोप्स का मास का एवरेज ले लो, ठीक है। तब हमारा क्या आता है? एवरेज एटॉमिक मास आता है। क्लियर है? अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? चलो इसका हम निकालते हैं। क्लोरीन का 70, अब देखो, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। अब हमने कहा कि सारे जो आइसोटोप्स हैं उनका क्या ले लेते हैं? एवरेज ले लेते हैं। ओके बेटा, बट क्या ये सारे आइसोटोप्स
नेचर में इक्वल अमाउंट में मिलते हैं। है भाई, जितना क्लोरीन 1735 है क्या उतना ही क्लोरीन 37 भी है? नहीं। नेचर के अंदर अगर आप देखोगे तो जो 35 है, क्लोरीन 35 है, ये ज़्यादा मात्रा में है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। अबाउट 75% नेचर में क्लोरीन 35 मिलता है और रेस्ट 25% हमारा क्या है, 37 है। ठीक है, तो मतलब अगर आप क्लोरीन ढूंढने जा रहे हो नेचर के अंदर तो ज़्यादातर 75% चांसेस हैं आपको कौन से वाला मिलेगा, क्लोरीन 35 मिलेगा। क्लियर है? तो अब एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं? ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है बेटा समेशन, इस साइन को क्या बोलते हैं, समेशन परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, सॉरी परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप, हर एक आइसोटोप की परसेंटेज, उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास अपॉन 100, अपॉन 100। अब ये साइन क्या होता है? ये साइन होता है बेटा समेशन का। ये साइन का क्या मतलब है? समेशन। समेशन मतलब ऐड करना। समेशन का मतलब क्या है? ऐड करना। स्टैट्स में आपने पढ़ा होगा। अब जैसे यहाँ पे कितने आइसोटोप्स हैं? 2 आइसोटोप्स हैं, तो दोनों आइसोटोप्स के परसेंटेज और उनका एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे यहाँ पे 35 परसेंटेज, 35 वाला कितना है, 75% है, तो 75 इंटू 35, ये इसकी परसेंटेज हो गई, ये इसका एटॉमिक मास हो गया। लेकिन ये कौन से आइसोटोप का है? एक ही आइसोटोप का है, प्लस दूसरे आइसोटोप का भी ऐसे ही करो, 25 इंटू 37, ठीक है, अपॉन 100। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 35.5। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 35.5, और यूनिट लगा देंगे यू या AMU। क्लियर है? इसको सोल्व करके देख लेना। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देखो। चलो एक क्वेश्चन आप खुद भी करो, एक क्वेश्चन आप खुद भी करो। गिवन द अबंडेंस ऑफ, या सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं, आयरन का हमें निकालते हैं। आयरन 3 फॉर्म में है, आयरन 54, आयरन 56 एंड आयरन 57। आयरन 54 जो है वो 5% है नेचर में। आयरन 56 जो है वो 90% है नेचर में। और आयरन 57 जो है वो भी कितना है, 5% है। ठीक है, अगर मान लो कहीं कहीं जगह पे ऐसा भी हो जाएगा ये आपको देंगे ही नहीं, हमें नहीं पता आयरन 57 कितना है। भैया टोटल तो 100% ही होता है, 95% ये दोनों हो गए, तो ये कितना बचेगा, 5% ही बचेगा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो एवरेज एटॉमिक मास निकाल दो, एटॉमिक मास निकाल दो Fe का। ठीक है, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ Fe। आयरन का एटॉमिक मास निकाल दो। तो आयरन का जब हम एटॉमिक मास निकालेंगे मींस हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। आइसोटोप्स का एवरेज जो होता है, ठीक है, वही हमारा एटॉमिक मास होता है, एवरेज एटॉमिक मास। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास ऑफ ईच आइसोटोप, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे पहला है 5%, 5 इंटू 54 प्लस 90 इंटू 56 प्लस 5 इंटू 57 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे और यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब हमें तो पता है 55.95 आएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन आप सोल्व करो और अपनी पीरियोडिक टेबल उठा के देखना, उसमें भी आपको एवरेज एटॉमिक मास पॉइंट्स में, डेसिमल्स में आपको लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है,
तो आई होप आपको एवरेज एटॉमिक मास भी क्लियर है क्या होता है। ठीक है, चलो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। और यहाँ से अब आपका चैप्टर पूरे अच्छे से स्टार्ट हो गया, बेसिक्स आपके कवर हो जाएंगे। अब ये मोल कॉन्सेप्ट सीख लेना भाई, पहले तो क्लास 9th में आ जाता था मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन अब आपको 11th में ही पहली बार पढ़ने को मिल रहा है। जिन बच्चों ने कंपटीशन की तैयारी की होगी, ठीक है, वैसे तो बहुत कम करते हैं, तो उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो मोल क्या होता है, ठीक है। जैसे हम, अगर मैं आपसे बोलूं 1 डजन क्या है, व्हाट इज 1 डजन, 1 डजन क्या होता है। अब आप इसको तो सबसे पहले तो रिलेट अपने दिमाग में बनाना से कर लिया होगा ना, 1 डजन बनानास, क्योंकि बनानास के लिए हम डजन का यूज़ करते हैं। 1 दर्जन बनाना दे दो भैया, है ना, आधा दर्जन दे दो, 2 दर्जन दे दो, तो वही होता है ये डजन। अब 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं बेटा, 12 आइटम्स होते हैं। कितने आइटम्स होते हैं, 12 आइटम्स। ज़रूरी नहीं है बनाना के लिए ही। 1 डजन पेन की अगर मैं बात करूं तो मैं 12 पेन्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। 1 डजन चॉकलेट्स की बात कर रहा हूं तो मैं 12 चॉकलेट्स की बात कर रहा हूं। तो 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं। वो 12 आइटम कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो बनानास हो, पेन्स हो, कुछ भी हो। सिमिलरली अगर मैं 1 वीक की बात करता हूं, 1 वीक की बात करता हूं, तो इसमें कितने डेज हैं, 7 डेज हैं। फिक्स है ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कोई वीक ऐसा आएगा जिसमें 8 डेज होंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको 1 वीक का टाइम दिया जाए, है ना, आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए 1 वीक का टाइम है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या समझ गए आप कि हाँ मुझे ये असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए 7 डेज हैं, ठीक है, 7 डेज हैं। 1 ईयर की बात की जाए, नॉर्मल ईयर की बात करें तो 1 ईयर में कितना होता है, 365 डेज। 1 डेकेड की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, 10 ईयर्स होते हैं। अब ये वर्ड समझ के आपको इनकी वैल्यूज पता चल जाती हैं, है ना, कि 1 डजन कितने के बराबर होता है भैया, 12 ही होंगे। 1 डजन आप कुछ मर्जी ले लो, 1 डजन एप्पल ले लो तो उसमें आपको कितने एप्पल्स मिलेंगे, 12 एप्पल ही मिलेंगे। 1 वीक में आपको 7 डेज ही मिलेंगे। 1 ईयर में जनरली आपको क्या मिलेगा, 365 डेज ही मिलेंगे। 1 डेकेड, ठीक है, 1 डेकेड में कितने मिलेंगे, 10 साल ही होंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब इसी तरह से मोल भी क्या होता है, एक नंबर होता है। मोल भी हमारा एक क्या है, नंबर है, ठीक है। मोल भी क्या है, एक नंबर है। अब इस नंबर की वैल्यू क्या होती है ना। अब ये नंबर है, तो जैसे एक डजन एक नंबर में है कितना है, एक डजन में कितना है, 12 आइटम है। ऐसे ही अगर मैं एक मोल की बात करता हूँ तो एक मोल में कितने नंबर्स होते हैं, कितनी आइटम्स होंगी, 6.022 इंटू 10⁻23। अब सर ये तो देखी हुई वैल्यू लग रही है, इसी को तो हमने क्या नाम दिया हुआ है, एवोगैड्रोस नंबर। इसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, एवोगैड्रोस नंबर। तो जो 1 मोल होता है ना आपका, वो एवोगैड्रो नंबर के ही बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं आपको 1 डजन की जगह बोल दूं 1 मोल बनानास, ठीक है, क्या बोल देते हैं, 1 मोल बनानास, तो आपको कितने बनानास मिलेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 बनानास। अब कोई महान हस्ती ये मत कहना कि सर बनाना को पॉइंट्स में कैसे तोड़ोगे, हैं 6 बनाना के बाद 0.22 बनाना का क्या मतलब है, चाकू से काट के एक पीस दोगे क्या उसका। अरे भैया यहाँ पे एक्सपोनेंट भी है, 10⁻23 है, इसको सोल्व करोगे तो एग्जैक्ट एक नंबर आएगा, ठीक है। इतने सारे बनानास होंगे। तो मोल का कॉन्सेप्ट समझ आया। मोल क्या है, मोल एक नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे आगे आप कुछ भी लिखो, बनाना लिखो तो बनाना के बराबर हो जाएगा, एटम लिखो तो एटम के बराबर होगा, मोलिक्यूल लिखोगे मोलिक्यूल के बराबर होगा, आयन लिखोगे आयन के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन लिखोगे इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, ठीक है। सिंपल है। जैसे अगर हम लिखते हैं 1 मोल एटम्स,
1 मोल एटम्स की बात कर रहे हैं तो मतलब कितने, Na एटम्स। शॉर्ट में अब हम क्या लिख रहे हैं, Na। 1 मोल मोलिक्यूल्स लिख लो आप, तो मीन्स Na मोलिक्यूल्स की बात हो रही है। आयंस लिख लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयंस आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो बेसिकली जो भी स्पीशीज है, ठीक है, 1 मोल स्पीशीज, अब ये स्पीशीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन। तो उसमें हम कितने नंबर की बात कर रहे हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीशीज। अब आपकी स्पीशीज क्या है, एटम है तो एटम, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, आयन है तो आयन। आई होप आपको मोल का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि मोल क्या होता है। मोल भी क्या है, एक नंबर ही है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। अब मोल्स निकालते कैसे हैं, है ना भाई, मोल्स निकालते कैसे हैं। जैसे अभी आपने ऑक्सीजन का मास निकाला था, O2 का मास निकाला, कितना आया, 32 ग्राम। अब इस 32 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, या 32 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, या 32 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, है ना। सबसे पहली बात तो हम मोल्स की बात कर रहे हैं तो मोल्स ही पूछ लेते हैं कि भैया 32 ग्राम के अंदर कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है ना। 32 ग्राम के अंदर कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, कितने मोल्स है ये, सिंपल सी बात है भैया। अगर आपको 12 बनानास दें, फिर से बनानास के ऊपर ही आ जाते हैं, तो मान लो ये कितना बनेगा, 1 डजन बनेगा ना। 12 बनाना में कितना बनेगा, 1 डजन बनेगा। अगर मैं आपको 6 बनानास दे दूं तो कितना बनेगा, हाफ डजन बनेगा। 3 बनानास दे दें तो कितना बनेगा, 0.25 डजन बनेगा। ऐसे ही 32 ग्राम अगर आपको ऑक्सीजन दे दी तो उसमें कितने मोल्स बनेंगे। अब आपको पता है एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, लेकिन 32 ग्राम दे दिया अब अगर आपको तो कितना बनेगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें मोल्स निकालना सीखना है, क्लियर है बेटा। अब हमें मोल्स निकालना सीखना है, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के ना आपके पास अलग अलग मेथड है। जैसे पहला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास, या बेटा इसको ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। तो अभी मैंने लास्ट में अभी समझाया था कि ग्राम मोलिकुलर मास हो या मोलर मास हो एक ही बात होती है। अब ये क्या है, अब जैसे हमें यहाँ पे 32 ग्राम दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, मास जो गिवन होगा, ठीक है, कितने मास में कितने ग्राम में आपको निकालना है, और उस एटम का उस मॉलिक्यूल का ग्राम मोलिकुलर मास कितना है, ठीक है। अगर हमें मास की टर्म में दिया हो, किसी भी चीज़ का हमें मास दिया हो तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब दूसरी चीज़ है, अगर तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कुछ भी हो, डिवाइडेड बाय Na। जैसे अभी हमने बात की ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, 32 ग्राम ऑक्सीजन मैंने आपको दी, तो इसमें कितने मोल्स होंगे। अब ये 32 ग्राम यहाँ पे क्या गिवन है, मास गिवन है। तो मास अगर आपको गिवन है तो आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाओगे,
कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर मैं आपको कह देता कि मेरे पास ना भैया 10 लाख एटम या 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, अब बता दो इसमें कितने मोल्स होंगे। अब भैया आपको ग्राम में तो दिया नहीं है, मास तो दिया नहीं, मास नहीं दिया तो आप फर्स्ट नहीं लगा पाओगे। अब आपको क्या दिए हुए हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए कि भैया 10 लाख मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हों तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करोगे। थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या है? अगर आपको गैस के केस में स्पेशली नंबर ऑफ मोल्स, अगर आपको गैस के केस में निकालने हैं और आपको वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक, और किसमें? एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? लीटर्स में। यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, यूनिट किस में होनी चाहिए? लीटर्स में होनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका? जितनी भी आपको वॉल्यूम दी है, ठीक है, मान लो 64 लीटर ऑक्सीजन में, 64 लीटर ऑक्सीजन में कितने मोल्स हैं, ठीक है, कितने मोल्स हैं। अब आपको लीटर में दे दिया है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है और ये सिर्फ गैस के लिए ही लगेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? गैस के केस में ही लगेगा, थर्ड जो है। तो बेटा ये 3 फॉर्मूले हैं। अब इन 3 फॉर्मूलों से आपको अलग अलग चीज़ें काउंट करनी है, ठीक है, इन 3 फॉर्मूलों से आपको अलग अलग चीज़ें काउंट करनी है। अच्छा, तीनों फॉर्मूलों को इंटरकनेक्टेड वे में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे आपको ऑक्सीजन दी 100 ग्राम, 100 ग्राम ऑक्सीजन में ये पूछा हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, हाउ मैनी molecules are there in 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 100 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोलिक्यूल्स हैं? अब देखो 100 ग्राम दिया है, हमें चाहिए मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स तो किस फॉर्मूले से निकालते बेटा? सेकंड वाले से निकाल सकते थे। कब निकाल सकते थे? जब आपको मोल्स पता हो। तो पहले आप क्या करोगे? आपको 100 ग्राम दिया है, मास वाले फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से मोल्स निकालो, उस मोल्स को सेकंड वाले फॉर्मूले में यूज करके फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल दो। तो ऐसे हम इंटरकनेक्टेड फॉर्मूले, एक से ज़्यादा फॉर्मूले भी आपको एक क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्मूले भी आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ सकते हैं। तो बेटा सिर्फ रट्टा मत मारना कि ये 3 फॉर्मूले ऐसे होते हैं, इनको यूज़ कैसे करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक नोट करके डाल लेना, कुछ भी चीज़ नहीं समझ आ रही ना, कुछ भी चीज़ नहीं समझ आ रही है आपको क्वेश्चन में, आप सीधा मोल्स निकाल लो, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अरे यार आपने बचपन से सीखा हुआ है, यूनिटरी मेथड में आप क्या करते थे कि भैया अगर मेरे को एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई है ना, अगर मेरे को एक पेन की कीमत पता है, एक पेन 5 रुपए का है, तो मेरे से चाहे तुम 10 निकलवा लो या 100 निकलवा लो, मैं उनकी वैल्यू 1 मिनट में बता दूंगा, है ना। अगर एक पेन 5 रुपए का है तो भैया 10 कितने के होंगे? 10 कितने के होंगे? 5 × 10, 50 रुपीज़ के। सिंपल ऐसे ही करते हो ना। आप कहीं पे भी कुछ भी डिश खाने जा रहे हो, कहीं पे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एक प्लेट की अगर आपको कीमत पता है, जितने भी आप दोस्त जा रहे हो सब अपने हिसाब से मंगवा लोगे, है ना। पैसे की कंट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से हो जाएगा कि कितने कितने किसको देने हैं। तो ऐसे ही कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन में फंसो तो सबसे पहले कोशिश करो कि भैया नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। क्यों? जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो बेटा आप कुछ भी चीज़ निकाल सकते हो। मान लो वॉल्यूम निकालनी है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो किसी गैस की। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं तो वो भी निकाल सकते हो। मास पूछ लें
है ना, कि मास पूछ ले। अब ऐसा पूछ लेते 10 लाख मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, तो 10 लाख मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 10 लाख मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है? ऑक्सीजन के 10 लाख मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है? तो भैया 10 लाख मॉलिक्यूल से पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ। जब मेरे पास मोल्स आ जाएंगे तो मैं वहाँ से मास निकाल लूँगा, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो मेरे को निकालना आता ही है। समझ आई बात? तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि क्या करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ है, कुछ बच्चे डाउट कर रहे होंगे सर ये STP क्या होता है? तो STP लिख देते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब प्रेशर और टेम्परेचर की स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है? तो टेम्परेचर की होती है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 atm। प्रेशर क्या होता है? 1 atm। अच्छा, कभी कभी प्रेशर आपको 1 बार देंगे। इसमें देंगे 1 बार में दे देंगे। अगर 1 बार दिया है तो बेटा फॉर्मूले के अंदर 22.4 का यूज ना करके 22.7 का यूज करना। ठीक है, अगर 1 बार का दिया है तो 22.7 यूज करना, 22.4 मत यूज करना। क्लियर है? अभी देखो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। हम क्वेश्चंस करेंगे जैसे जैसे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, इसमें 196 ग्राम ऑफ H2SO4, 196 ग्राम्स ऑफ H2SO4। तो भाई यहाँ पे क्या गिवन है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले ही लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? अगर हमें मास दिया है तो मास अपॉन मोलर मास। अगर हमें पार्टिकल्स दिए हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स अपॉन Na। या फिर हमें वॉल्यूम दी है गैस के केस में, वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में, तो 22.4 लीटर से डिवाइड करके क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहले चेक करो क्या दिया हुआ है? ग्राम। ग्राम का मतलब ये क्या है? H2SO4 का मास है। क्या दिया हुआ है? 196 ग्राम मास है। मास है तो मैं कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ? पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास H2SO4 का, तो ये 196 अपॉन मोलर मास निकालो भाई। मोलर मास निकालना सिखाया है, H2SO4 का कैसे निकलेगा? एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हैं तो 2 × 1। सल्फर कितने हैं? एक ही है। एक सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 64। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 98 ग्राम। कितनी आएगी? 98 ग्राम। तो मोलर मास कितना आ गया H2SO4 का? 98। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटा? 2 मोल्स, है ना। इसको काटोगे ये कितना आएगा? 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 2 मोल्स। क्लियर है? क्लियर है? अब ऐसे ही नेक्स्ट सेकेंड पार्ट अगर हम करें तो आप निकालो 89.6 लीटर ऑफ CO2 एट STP। अब वॉल्यूम दी है, लीटर में क्या होती है बेटा? वॉल्यूम दी है इसकी, गैस की। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। अब वॉल्यूम ऑफ गैस दी है तो मैं थर्ड वाला फॉर्मूला लगाऊं, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे? थर्ड वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, और किस में? लीटर्स में, अपॉन 22.4 लीटर।
तो कितना है ये 89.6 डिवाइडेड बाई 22.4 कितना आएगा 4। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 4 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से कितने आ गए 4 मोल्स। ठीक है। हो सकता है किसी को लग रहा है सर आप तो बड़ी जल्दी जल्दी करा रहे हो। अरे भैया जल्दी जल्दी नहीं करा रहा, अभी आपको फॉर्मूले थोड़े से याद करने हैं बस। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अभी धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कब कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है। मैं तो अभी जस्ट आपको तीनों फॉर्मूले लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तीसरा, अगर आपको दे दें 18.066 इंटू 10⁻24 मोलिक्यूल्स ऑफ NH3। अमोनिया के इतने मोलिक्यूल्स में अमोनिया के कितने मोल्स होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, अब हमें ये क्या दिया हुआ है बेटा, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स दिए हों और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, पार्टिकल्स ऑन Na। तो पार्टिकल्स कितने गिवन हैं 18.066 इंटू 10⁻24 ऑन Na की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 18.066 आ गया। तो ये कंप्लीटली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 3, और ये 10⁻23 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा। 3 इंटू 10 इज 30। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 30। आई होप आपको तीनों फॉर्मूले लगाने आ गए कि कब कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। अब इंटरचेंज करके भी लगाना पड़ सकता है भाई, है ना, इंटरचेंज करके भी आपको लगाना पड़ सकता है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको छोटी सी और बता देता हूँ। कहीं पे बुक में आपको एक वर्ड मिलेगा फॉर्मूला मास। छोटा सा आपको वर्ड मिलेगा फॉर्मूला मास। अब बेटा फॉर्मूला मास कुछ नहीं होता। फॉर्मूला मास आपका ग्राम एटॉमिक मास ही बात कर लो या मोलर मास की ही बात कर लो, मोलर मास ही होता है। लेकिन किसका, आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, मोलर मास लिख लो या मोलिकुलर मास लिख लो, दोनों में आपको फ़र्क पता है, यूनिट का फ़र्क आएगा। मोलर मास हम ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर मास रिलेटिव मोलिकुलर मास होता है जो एटॉमिक मास यूनिट में काउंट होता है। इसका ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के केस में मोलर मास को भैया फॉर्मूला मास बोल दिया, बस इतनी सी ही बात है। जैसे आयनिक कंपाउंड क्या है NaCl, अब यहाँ पे Na+ होता है Cl- होता है। अगर इसका आप मोलर मास निकालते, तो मोलर मास क्या होता है, देखो सोडियम का क्या होता है 1123, क्लोरीन का क्या होता है 1735.5। तो मोलिकुलर मास कितना आता 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5, तो ये कितना आया 58.5 ग्राम बोल लो। ठीक है, मोलिकुलर मास बोलते तो 58.5 एटॉमिक मास यूनिट या U। इसी को भैया आप क्या बोलोगे आयनिक कंपाउंड के केस में, इन्हीं को आप क्या बोल देते हो फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास सुन के घबरा मत जाना कि यार ये फॉर्मूला मास क्या होता है। फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, मोलिकुलर मास ही है या मोलर मास ही है जो आपने अभी निकालना सीखा है। तो आज आप सबसे पहले तो क्या करोगे, फॉर्मूला मोलिकुलर मास निकालना सीखोगे। ठीक है, मोलिकुलर मास निकालना सीखोगे। कोई भी कंपाउंड उठाओ, ठीक है, उसका एटॉमिक मास चेक करो और फिर उससे फॉर्मूला मास निकालने के लिए मोलिकुलर मास या मोलर मास निकालने की प्रैक्टिस करो।
ठीक है। और फिर आप क्वेश्चन करोगे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने वाले। अब हमने सिंगल सिंगल फॉर्मूला तो यूज़ करना सीख लिया। अब देखो नेक्स्ट है फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 84 ग्राम ऑफ CO। कार्बन मोनोऑक्साइड के 84 ग्राम्स में कितने मोलिक्यूल्स हैं? ठीक है, तो भैया मेरे को ये पता है कि अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएं, देखो मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला था ना सेकंड वाला, जिसमें पार्टिकल्स होते थे अपॉन Na। अब मुझे ये पार्टिकल्स ही तो निकालने हैं। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएं तो उसको Na से मल्टीप्लाई करके हमारे पास पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें? हमें तो ये मास दिया हुआ है, ये क्या है, मास है। मास से हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं सर, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। तो नंबर ऑफ मोल्स मैं कहाँ से निकाल लेता हूँ? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम मास अपॉन मोलर मास वाले फॉर्मूले से। मास अपॉन मोलर मास, मास दिया हुआ है 84, मोलर मास कितना होगा, एक कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12, प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 84/28, 84/28। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 3। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए हमारे पास 3। ये 84 ग्राम के अंदर 3 मोल्स होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गए तो हम यहाँ से पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, या सिंपल सिंपल आपको जो दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिख लो, छोड़ो पार्टिकल ही लिखते हैं, फिर बच्चे कहेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से चेंज हो गया, है ना, पार्टिकल्स अपॉन Na। तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। तो 3 = पार्टिकल्स अपॉन Na। तो हमारे पास कितने पार्टिकल्स आ गए बेटा, पार्टिकल्स में यहाँ पे क्या आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल से एटम बनाना थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। 3 × Na की वैल्यू डाल दो, 3 × 6.022 × 10⁻23, तो ये कितने आ गए 18.066 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो देखा दो फॉर्मूले का कैसे यूज़ करना पड़ जाता है कि कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी और आपसे कुछ और पूछ लेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? आई होप आपको क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, कैसे, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बार तो आप इस वीडियो को पॉज करो और इसको अपने आप अटेम्प्ट करके देखो। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके अपने आप इसको अटेम्प्ट करके देखो कि आपसे ये अटेम्प्ट हो भी रहा है या नहीं। कैसे निकालोगे भैया इलेक्ट्रॉन्स? अब देखो, हमने प्रीवियस क्लासेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीखा है ना, वो इसीलिए सीखा है। एक मोलिक्यूल CO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हम नहीं निकाल सकते। क्या आपने ये निकालना नहीं सीखा? प्रीवियस क्लासेस में सीखा हुआ है। तो एक मोल CO में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखो कार्बन पे कितने होंगे 6 और ये 12, और ऑक्सीजन पे कितना होता है 8, 16। तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आए आपके? एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात या नहीं? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होंगे, बराबर होंगे।
तो 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन हुए, एक मोलिक्यूल के अंदर हैं ये। अब हमारे पास कितने मोलिक्यूल हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के? 18.066। तो 18.066 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO हैज़ इलेक्ट्रॉन्स। भैया एक मोलिक्यूल के अंदर 14 हैं, तो इतने के अंदर कितने होंगे? 14 इंटू 18.066 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आपका क्या आएगा आंसर? क्लियर है बात? बताओ, बात समझ आई? तो आज का आपका मैं होमवर्क क्या दूंगा कि आप एक तो मोलिकुलर मास निकालने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूलों को आपस में कैसे कनेक्ट करके यूज़ किया जाता है ये सीखोगे। तो इसके बाद आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी अगर आपको मोल्स के ऊपर कमांड हो गई कि मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक जो हमने कवर किया वो हमने कवर किया बेटा मोल कॉन्सेप्ट। हमने मोल्स निकालने सीख लिए हैं और अभी टेंशन मत लेना, मोल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी के लिए आपको सिर्फ होमवर्क क्या करना है, मोलर मास निकालना सीखना है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर नहीं कर रहे हो, अभी भी 80 to 90% आपका वॉच टाइम है वो नॉट सब्सक्राइबर से आ रहा है, ना तो शेयर कर रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो। अरे भाई, अब आपको क्या चाहिए? फीस दोगे क्या? ठीक है, या तो फिर मैं अब इसको क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा, ऐसा मत करना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपको पूरा साल फ्री कंटेंट मिले, आपकी जेई की तैयारी भी होती रहे और आपका CBSE में भी अच्छा स्कोर आए। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।